प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण भाग 2। इसमें हम पढ़ेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर व भागफल, सम्मिश्र संख्याओं के योग एवं गुणन के गुण और इनके ऊपर आधारित प्रश्न। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। आइए बच्चों देखते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं को कैसे गुणा करना है। दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 a प्लस आइटा b व Z2 c प्लस आइटा d का गुणन Z1 गुना Z2 निम्नलिखित रूप से ज्ञात किया जाता है। Z1 गुना Z2 बराबर a प्लस आइटा b गुना c प्लस आइटा d। बच्चों हमने यहाँ पे वही नियम प्रयोग करना है जो कि हम छोटी कक्षाओं में x प्लस वाई गुना a प्लस b को गुना करते वक्त करते थे। जैसे हम क्या करते थे, जब इन दोनों को आपस में गुना करना है तो पहले x को a से, फिर x को b से, फिर y को a से और y को b से गुना करते थे। वैसे ही हमने यहाँ पे इनको गुना करना है। पहले a को c से गुना करेंगे और आइटा d से। तो a को c से करेंगे ac प्लस a गुना आइटा d आइटा ad प्लस अब इस आइटा b को करेंगे c से फिर d से। तो आइटा b गुना c आइटा bc प्लस आइटा b गुना आइटा d। आइटा गुना आइटा, आइटा की दो लिखेंगे, गुना में bd बराबर। अब हमने बच्चों सीखा था कि आइटा 2 का जो मान है वो -1 होता है। तो आइटा 2 का मान हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे, AC -1 गुना BD। तो -1 गुना BD माइनस BD हो जाएगा। AC और BD को इकट्ठा करके लिखेंगे AC माइनस BD प्लस इन दोनों पदों में से आइटा हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो आइटा को बाहर लिखेंगे, आइटा गुना में AD प्लस BC आ जाएगा। तो वैसे ही हमने इसको गुना करना है जैसे हम छोटी कक्षाओं में इनको गुना करते थे। उदाहरण के लिए देखते हैं 2 प्लस आइटा 3 गुना -6 प्लस आइटा 5। इन दोनों को हमने गुना करना है। तो पहले 2 को करेंगे -6 से, 2 को करेंगे फिर आइटा 5 से। तो 2 को -6 से किया -12, 2 को आइटा 5 से किया तो आइटा 10 या 10 आइटा आएगा। फिर आइटा 3 को करेंगे, आइटा 3 गुना -6 माइनस के 18 आइटा, आइटा 3 गुना आइटा 5। तो आइटा गुना आइटा फिर यहाँ लिखेंगे आइटा की 2 और 3 गुना 2, 3 गुना 5 15 आ जाएगा, 15 आइटा की 2। तो आइटा की 2 का मान फिर -1 हमने यहाँ भरना है। तो -12 इसका मान हम जब -1 भरेंगे तो ये -15 बन जाएगा। 10 आइटा में से 18 आइटा हम माइनस करेंगे तो माइनस के 8 आइटा रह जाएंगे। तो -12 -15 करेंगे, माइनस के 27 हो गए बच्चों। तो -27 -8 आइटा आ गया। तो इस तरह से हमने इसको गुना करना है। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। आइए अब देखते हैं कि दो सम्मिश्र संख्याओं को हमने कैसे घटाना है आपस में। तो जैसे हमने इनको जोड़ा था बच्चों, वैसे ही हम इनको घटाएंगे। किन्हीं दी गई सम्मिश्र संख्याओं, कोई भी दो सम्मिश्र संख्याएं ले लें, Z1 बराबर a प्लस आइटा b व Z2 बराबर c प्लस आइटा d। तो Z1 माइनस Z2, दोनों सम्मिश्र संख्याओं का अंतर Z1 माइनस Z2 बराबर लिखेंगे a प्लस आइटा b माइनस c प्लस आइटा d। तो बच्चों जैसे हमने यहाँ जोड़ा था इनको कि वास्तविक भाग को वास्तविक भाग में और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग में, तो दोनों के वास्तविक भाग यहाँ पे हम आपस में घटाएंगे और काल्पनिक भाग हम यहाँ पे आपस में घटाएंगे। तो a माइनस c लिखेंगे, दोनों वास्तविक भागों का अंतर, और आइटा b माइनस आइटा d, आइटा b माइनस आइटा d में आइटा को बाहर लिखेंगे, दोनों काल्पनिक भागों का अंतर। दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। अब दो सम्मिश्र संख्याओं को आपस में कैसे हमने भाग करना है बच्चों। किन्हीं दी गई सम्मिश्र संख्याओं
Z1 व Z2 के लिए, जहाँ Z2 0 नहीं होगा, Z1 बटे में Z2। अब Z1 बटे में Z2 जब हमने लिखा है तो वहाँ एक लिखा है कि Z2 0 नहीं है, Z2 0 नहीं है। अगर Z2 बच्चों 0 हो जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे Z1 बटे में अगर मैं 0 ले लूँगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 0 से हम भाग नहीं कर सकते। तो Z2 यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। Z1 बटे Z2 जब हम लिखते हैं, जैसे इन दोनों को मैं भाग करूँगा, A प्लस आइटा B बटे C प्लस आइटा D। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा हर है, हम हर बार यहाँ पे हर को प्रमेयीकरण करेंगे। सम्मिश्र संख्याओं के गुण। सम्मिश्र संख्याओं के योग निम्नलिखित गुणों को संतुष्ट करते हैं। पहला गुण है संवरक का नियम। संवरक का नियम बच्चों क्या है? जैसे मैं कोई दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ूं, मान लो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो जो इनका उत्तर है वो भी एक प्राकृत संख्या आ रहा है, वो भी उसी समुच्चय में आ रहा है जिसमें 2 और 3 थे, तो वहाँ पे संवरक का नियम लागू होता है। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल भी एक सम्मिश्र संख्या होती है। हमने ये सीखा था कि जब हम दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 को जोड़ते हैं तो जो इनका उत्तर आता है Z1 प्लस Z2 करके जो आता है वो भी एक सम्मिश्र संख्या ही होती है। इसलिए सम्मिश्र संख्या के अंदर संवरक का नियम लागू होता है। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में बच्चों हमने छोटी कक्षाओं में सीखा था, जैसे 3 + 4 बराबर 4 + 3 होता है, तो हम इनके क्रम को बदल सकते हैं। 3 पहले लिखें या 4 पहले लिखें, इन दोनों का जो उत्तर है वो 7 ही आएगा। 3 + 4 भी 7 होते हैं और 4 + 3 भी 7 होता है। उसी तरह से सम्मिश्र संख्याओं के अंदर भी हम इनके क्रम को बदल सकते हैं। Z1 + Z2, Z1 को पहले लिखें या Z2 + Z1, Z2 को पहले लिखें, इन दोनों का जो योग है वो बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे क्रम विनिमय का नियम भी लागू होता है। साहचर्य नियम। किन्हीं 3 सम्मिश्र संख्याओं Z1, Z2 और Z3 के लिए बच्चों साहचर्य नियम में हमें 3 सम्मिश्र संख्याएं चाहिए होती हैं। तो इन साहचर्य नियम के अनुसार क्या होगा, Z1 + Z2 ब्रैकेट में, यानी Z1 + Z2 को हम पहले जोड़ लें, फिर उसके अंदर Z3 को जोड़ेंगे, या Z2 और Z3 को ब्रैकेट में लिख के फिर उसमें Z1 को जोड़ें, इन दोनों का उत्तर बराबर आता है। इसे हम साहचर्य का नियम कहते हैं। अगला नियम है बच्चों योज्य तत्समक। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या Z के लिए Z + 0 बराबर Z होता है, अतः 0 को हम योज्य तत्समक कहते हैं। जैसे बच्चों पूर्णांकों के अंदर कोई दो पूर्णांक ले लीजिए आप, 4 + 0 या फिर -10 ले लूँ, इसमें भी 0 को जोड़ूंगा तो जो उत्तर है वो 4 + 0 करूँगा तो 4 आएगा, -10 + 0 करूँगा तो -10 आएगा। तो 0 यहाँ पे योज्य तत्समक कहलाता है। योज्य तत्समक के अनुसार जो हमारा उत्तर है वो वही आना चाहिए। 4 में अगर जोड़ रहा हूँ तो 4 ही आना चाहिए, -10 में जोड़ रहा हूँ तो -10 ही आना चाहिए। उसी तरह से सम्मिश्र संख्याओं के अंदर Z में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो Z आता है। जैसे कि कोई सम्मिश्र संख्या ले लें 3 + 4 आइटा, इसमें मैं जब 0 जोड़ूंगा तो 3 + 4 आइटा ही आएगा। तो यहाँ पे हम 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य प्रतिलोम। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या Z बराबर A + आइटा B के लिए हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या -A - आइटा B यानी कि -Z प्राप्त होती है, जिसके लिए Z प्लस ये जो -Z हमारे पास आई, Z को इसमें जब जोड़ेंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए। बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि 0 को हम योज्य तत्समक कहते हैं। तो जो आपका योज्य प्रतिलोम होता है, योज्य प्रतिलोम यानी कोई सम्मिश्र संख्या Z लिख दूं
प्लस इसमें योज्य प्रतिलोम को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास उत्तर में योज्य तत्समक आना चाहिए। योज्य तत्समक। Z प्लस योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, अब यहाँ पे हम Z में क्या जोड़ेंगे कि हमारे पास 0 आ जाए। जैसे कि पूर्णांकों को लें, 5 कोई पूर्णांक है, 5 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास योज्य तत्समक 0 आ जाए। तो 5 में बच्चों जैसे हमें पता है -5 को जोड़ेंगे तो 5 -5 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक उसी तरह से हम Z के अंदर -Z को जोड़ेंगे तो वो 0 के बराबर आता है। 0 जो कि आपका योज्य तत्समक है समिश्र संख्याओं के लिए। Z प्लस -Z बराबर 0। तो Z को हम -Z का, Z को -Z का और -Z को Z का, दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। तो Z को -Z का व -Z को Z का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। तो बच्चों इसके ऊपर हमारे पास कुछ प्रश्न आ सकते हैं, जैसे -2 प्लस 4 आइटा का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो -2 प्लस 4 आइटा का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। यहाँ पे हमने इनके चिन्ह को चेंज करना है। माइनस की जगह हम प्लस कर देंगे 2 और प्लस की जगह माइनस कर देंगे। जब इस समिश्र संख्या में इसको जोड़ेंगे -2 प्लस 2, -2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों 0, और 4 आइटा में -4 आइटा को जोड़ूंगा तो क्या आएगा फिर 0 आइटा आएगा। तो जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास 0 प्राप्त होता है। तो -2 प्लस 4 आइटा का योज्य प्रतिलोम क्या होगा 2 - 4 आइटा। समिश्र संख्याओं के गुणन के गुण। बच्चों जैसे हमने योग के गुण पढ़े हैं उसी तरह से गुणन के गुण हैं, बिल्कुल वही हैं। यहाँ पे हम 2 समिश्र संख्याओं की गुणा के लिए पढ़ेंगे, वहाँ पे हमने 2 समिश्र संख्याओं के योग के लिए पढ़े थे। तो समिश्र संख्याओं का गुणन निम्नलिखित गुणों को संतुष्ट करता है। पहला वही है संवरक नियम। संवरक नियम हमने पढ़ा था कि 2 समिश्र संख्याओं को जब जोड़ेंगे, जब जोड़ के लिए हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे हम उनको गुना करेंगे। जब 2 समिश्र संख्याओं को गुना करते हैं Z1 गुना में Z2, तो ये भी एक समिश्र संख्या ही आती है। तो 2 समिश्र संख्याओं का गुणनफल भी एक समिश्र संख्या ही होती है। तो ये सभी समिश्र संख्याओं के लिए लागू होगा। सभी समिश्र संख्याओं Z1 तथा Z2 के लिए Z1 गुना Z2 भी एक समिश्र संख्या होता है। अतः समिश्र संख्याओं में संवरक का नियम लागू होता है। दूसरा नियम बच्चों क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में हमने जोड़ में पढ़ा था, जैसे 3 + 4 + 4 + 3 दोनों साथ होते हैं। यहाँ पे भी हम वैसे ही पूर्णांकों के लिए जैसे पढ़ते हैं 3 गुना 4, यहाँ पे हम गुणन के गुण पढ़ रहे हैं तो 3 गुना 4 बराबर 4 गुना 3, यानी इनके दोनों के क्रम को अगर मैं बदल कर लिख दूँ, 3 को पहले लिखूं या 4 को पहले लिखूं, गुना में दोनों का जो उत्तर है वो 12 ही आएगा। क्रम बदलने से यहाँ गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से क्रम विनिमय नियम में किन्हीं 2 समिश्र संख्याओं के लिए Z1 और Z2 का जो गुणनफल है बराबर होगा Z2 गुना Z1 का गुणनफल। साहचर्य नियम। बच्चों अभी मैंने बताया था कि साहचर्य नियम के लिए हमें 3 समिश्र संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो किन्हीं 3 समिश्र संख्याओं Z1, Z2 व Z3 के लिए Z1 गुना Z2 को हम पहले इन दोनों को गुना कर लें, फिर Z3 को गुना कर दें, या Z2 और Z3 को पहले गुना कर लें फिर Z1 को गुना कर दें, तो इनकी जो गुना है तीनों की वो बराबर आती है। तो इसे हम साहचर्य का नियम कहते हैं। अगला नियम है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक अभी हमने पढ़ा था योज्य तत्समक, उसी तरह से गुणात्मक तत्समक होता है।
प्रत्येक समिश्र संख्या z के लिए z गुना 1 बराबर z होता है। जैसे पूर्णांकों के लिए भी -5 को मैं किससे गुना करूं कि उत्तर में भी -5 ही आ जाए। 10 को मैं किससे गुना करूंगा कि मेरे पास 10 ही आ जाए। तो बच्चों यहाँ पे 1 आएगा। तो जैसे पूर्णांकों के लिए 1 हमारा गुणात्मक तत्समक होता है, उसी तरह से समिश्र संख्याओं में भी z को जब मैं 1 से गुना करूंगा 1 यानी कि z गुना 1 प्लस 0 आइटा, तो ये एक समिश्र संख्या भी लग रहा है। तो z गुना 1 प्लस 0 आइटा लिखूं या z गुना 1 लिखूं, एक ही बात है, वो z ही आता है। तो 1 को हम यहाँ पे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, प्रत्येक समिश्र संख्या z बराबर a प्लस आइटा b के लिए हमारे पास समिश्र संख्या 1/a प्लस आइटा b, यानी इसका 1 हो जाएगा बराबर 1/z प्राप्त होता है, जिसके लिए z गुना 1/z बराबर 1। तो अभी मैंने बच्चों बताया था जैसे कोई समिश्र संख्या है z, यहाँ पे हमने गुणात्मक यानी गुना करना है, गुना उसका गुणात्मक प्रतिलोम बराबर किसके आना चाहिए बच्चों, गुणात्मक तत्समक के। गुणात्मक तत्समक z गुना गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम z को मैं किससे गुना करूंगा, z को मैं किससे गुना करूंगा कि मेरे पास गुणात्मक तत्समक जो अभी हमने पढ़ा था 1 आ जाए। तो z को बच्चों 1/z से गुना करेंगे ताकि z और z काट के क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो z का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 1/z होता है। z का गुणात्मक प्रतिलोम 1/z, और अगर 1/z का पूछा जाएगा तो z होगा। z का गुणात्मक प्रतिलोम हम ज्ञात करेंगे 1/z करके। तो 1/z, जैसे 1/z में लिखूंगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1/a प्लस आइटा b। अब 1/आइटा b जब एक समिश्र संख्या यहाँ हर में आ गई, नीचे आ गई, तो हम यहाँ पे इसका प्रमेयीकरण करेंगे। सभी प्रश्नों में बच्चों जब हमें पूछा जाएगा कि निम्न समिश्र संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो, तो हम 1 लिख के उसका हम हर का प्रमेयीकरण वहाँ पे करेंगे। इसका जो उत्तर हमारे पास आएगा वो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा। आइए इसे एक उदाहरण से देखते हैं। 2-3 आइटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम लिखेंगे 2-3 आइटा का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/2-3 आइटा। बच्चों अभी सीखा था कि किसी भी समिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो उसे 1 कर देंगे। अब ये 1 में आ गया, तो इसको में इसमें हर का हमने प्रमेयीकरण करना है। तो हर का प्रमेयीकरण करते वक्त बच्चों आइटा का जो चिन्ह है माइनस, तो प्लस का कर लेंगे, अगर प्लस है तो माइनस का कर लेंगे। 2 + 3 आइटा बटे 2 + 3 आइटा बराबर आएगा, ऊपर 1 गुना 2 + 3 आइटा है, तो ऊपर 2 + 3 आइटा ही रह जाएगा। नीचे 2 - 3 आइटा गुना 2 + 3 आइटा, यानी a - b गुना a + b वाला सूत्र लग जाएगा। तो 1 की 2
माइनस बी की 2 बन जाएगा, बराबर 2 प्लस 3 आइटा, ऊपर ऐसे ही लिखेंगे, नीचे 4। बच्चों जब हम इसको हल करेंगे 3 आइटा की 2, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 3 की 2 करूंगा तो 9, आइटा की 2। अब हमें पता है कि आइटा 2 का मान क्या होता है, -1। तो आइटा 2 का मान -1 भरूंगा तो ये मेरे पास हल करके क्या आ जाएगा, -9। तो 3 आइटा की 2 को हल करके हमारे पास क्या आया, -9। तो मैं यहाँ पे सीधा -9 लिख रहा हूँ बच्चों, -9। अब माइनस गुना माइनस करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 4 + 9 बराबर 13। 2 + 3 आइटा बटे में 13, तो बराबर आ गया 2/13 प्लस 3/13 आइटा। ये हमारा उत्तर आ गया। ये है आपका 2 - 3 आइटा का गुणात्मक प्रतिलोम। इसको बच्चों हमने बिल्कुल लास्ट पे a + आइटा b के रूप में लिखना है। a + आइटा b, देखो यहाँ पे आ गया था मेरे पास 2 + 3 आइटा बटे 13। ये 13 जो था 2 और 3 के नीचे, दोनों के नीचे था, इसको मैंने अलग अलग करके लिखा है। क्यों? क्योंकि 2 + 3 आइटा मेरे पास वास्तविक भाग बन गया, प्लस आइटा गुना 3/13 जो है उसका काल्पनिक भाग बन गया। तो a + आइटा b का रूप यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का मानक रूप, इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है उत्तर को हर बार। आइए एक और उदाहरण देखते हैं इसी का। उदाहरण 2, सम्मिश्र संख्याओं -3 + 4 आइटा व 2 - 5 आइटा के योग का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। यानी पहले हमने इनका योग ज्ञात करना है, के योग का, इन दोनों के योग का। पहले आपने इन दोनों के योग करना है, फिर जो आएगा उसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो पहले हम इनको जोड़ते हैं, -3 + 4 आइटा प्लस 2 - 5 आइटा। बच्चों कैसे जोड़ते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं को? उनके वास्तविक भाग को आप में आपस में जोड़ना है। -3 + 2, -3 में मैं 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, -1। और उनके काल्पनिक भागों को आपस में जोड़ना है। 4 आइटा - 5 आइटा, यानी 4 आइटा में से 5 आइटा माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा -आइटा। अब इसका हमने गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे -1 - आइटा का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/, इसका 1/- आइटा। अब बच्चों हमने इसको प्रमेयकरण करना है, हर का प्रमेयकरण। तो -1 - आइटा, यहाँ पे ध्यान रखना है हमने, जब प्रमेयकरण करते हैं तो -1 का चिन्ह नहीं बदलना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, -1 + आइटा, आइटा का चिन्ह आपने बदलना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, बटे में -1 + आइटा, ऊपर 1 गुना -1 + आइटा है तो वही रह जाएगा प्लस आइटा। हर में -1 - आइटा, -1 + आइटा, तो इसको मैं a मान लूँ, a - b, a + b। तो a - b, a + b का सूत्र लगाएंगे, a की 2 - b की 2। तो -1 की 2 - आइटा की 2 बराबर आएगा -1 + आइटा बटे में, -1 की 2 करूँगा बच्चों 1, और आइटा की 2 करेंगे तो -1। आइटा की 2 का मान -1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 + आइटा
बटे में 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब बच्चों हमने इसको अलग अलग करके लिखना है, इसको मानक रूप में लिखना होता है, a प्लस आइटा b के रूप में लिखना होता है। तो इसको हम अलग अलग करेंगे, -1/2 प्लस 1/2 आइटा। तो ये a प्लस आइटा b के रूप में हो गया, ये हमारा उत्तर है। ये आपका -1 माइनस आइटा का गुणात्मक प्रतिलोम है। -1 माइनस आइटा कैसे आया था? इन दोनों का योग करके। तो बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रश्न को बदल भी सकते हैं। सम्मिश्र संख्याओं -3 प्लस 4 आइटा व 2 माइनस 5 आइटा के गुणन का, योग का, गुणन का, भाग का प्रतिलोम ज्ञात करें। तो आपको प्रश्न बदल के ऐसा भी आ सकता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। उदाहरण 3, 5 प्लस वर्गमूल 2 आइटा बटे 1 माइनस वर्गमूल 2 आइटा को a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करें। यानी कि इसको हमने मानक रूप में लिखना है। 5 प्लस वर्गमूल 2 आइटा बटे 1 माइनस वर्गमूल 2 आइटा को मानक रूप में व्यक्त करें। यहाँ पे हम लोग a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करने की बजाय हम ऐसे भी लिख सकते थे, को मानक रूप में व्यक्त करें। तो 5 प्लस वर्गमूल 2 आयोटा बटे में 1 माइनस वर्गमूल 2 आयोटा। अब बच्चों यहाँ पे हम हर का प्रमेयीकरण करेंगे। हर का प्रमेयीकरण करने के लिए हमने आइटा का चिन्ह बदलना होता है। यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस लेके चलेंगे, वर्गमूल 2 आयोटा बटे में 1 प्लस वर्गमूल 2 आइटा बराबर 5 प्लस वर्गमूल 2 आइटा को हमने गुना करना है 1 प्लस वर्गमूल 2 आइटा से। तो बच्चों जैसे हमने गुना किया था पहले सम्मिश्र संख्या को दूसरी सम्मिश्र संख्या से, वैसे ही हमने यहाँ गुना करना है। पहले 5 को 1 से करेंगे, फिर 5 को वर्गमूल 2 से करेंगे, फिर वर्गमूल 2 आइटा को करेंगे 1 से, वर्गमूल 2 आइटा को करोगे वर्गमूल 2 आइटा से। तो ऐसे ही हम यहाँ पे गुना कर रहे हैं। 5 गुना 1 5 प्लस 5 गुना वर्गमूल 2 आइटा, तो 5 वर्गमूल 2 आइटा प्लस वर्गमूल 2 आइटा गुना 1, वर्गमूल 2 आइटा ही लिखा जाएगा, वर्गमूल 2 आइटा गुना वर्गमूल 2 आइटा। तो वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 बच्चों कितना होता है? 2। और आइटा गुना आइटा क्या लिखेंगे? आइटा की 2। वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 2 हो जाएगा, आइटा गुना आइटा आइटा की 2 हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? नीचे फिर वही सूत्र यूज करोगे, a माइनस वर्गमूल 2 आइटा, a 1 माइनस वर्गमूल 2 आइटा 1 प्लस वर्गमूल 2 आइटा, यानी a माइनस b, a प्लस b। तो a की 2 माइनस b की 2, तो 1 की 2 माइनस वर्गमूल 2 आइटा की 2 बराबर, इस आइटा 2 का मान भरेंगे -1। तो 5, यहाँ पे -1 भरूंगा तो -1 गुना 2 -2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास वास्तविक भाग बनेगा। 5 वर्गमूल 2 आइटा और 1 वर्गमूल 2 आइटा, इन दोनों को जोड़ूंगा 5 वर्गमूल 2। जैसे आप 5x और 1x को जोड़ते हो, कितने x हो गए बच्चों? 6x। उसी तरह से वर्गमूल 2, यहाँ पे 1 वर्गमूल 2 है, यहाँ पे 5 वर्गमूल 2 है, तो मेरे पास कुल हो जाएंगे 6 वर्गमूल 2 बटे में 1 माइनस 2 आइटा की 2। यहाँ पे भी आइटा की 2 को हम -1 भरेंगे, क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2 करेंगे 3 प्लस 6 वर्गमूल 2 आइटा बटे में 1, आइटा 2 का मान -1 भरूंगा तो -1 गुना माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2 बराबर आ जाएगा 3 प्लस 6 वर्गमूल 2 आइटा बटे 3। तो बच्चों इसको फिर हमने अलग अलग करके लिखना है इसके मानक रूप में।
3/3 प्लस 6 वर्गमूल 2/3 आइटा। तो 3/3 कितने हो गए? 1। 6/3, यहाँ पे 6 को 3 से भाग करूंगा तो 2 वर्गमूल 2 बच जाएंगे। ये हमारा उत्तर है। 5 प्लस वर्गमूल 2 आइटा बटे 1 माइनस वर्गमूल 2 आइटा को a प्लस आइटा b के रूप में हमने व्यक्त करना था। तो इसको हम प्रमेयीकरण करेंगे हर का 1 माइनस वर्गमूल 2 आइटा गुना 1 प्लस 2 वर्गमूल आइटा। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लेके चलेंगे। प्रमेयीकरण करने के बाद जो आएगा उसको हमने मानक रूप में लिखना होता है। बच्चों आइए अब गृह कार्य को लेते हैं। गृह कार्य में आपने 2 प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न संख्या 1, वर्गमूल 5 प्लस 3 आइटा का योज्य प्रतिलोम व गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आइटा b यानी मानक रूप में व्यक्त करें। प्रश्न है ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस वर्गमूल 5 आइटा गुना ब्रैकेट में 3 माइनस वर्गमूल 5 आइटा, नीचे है हर में ब्रैकेट के अंदर वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 आइटा माइनस ब्रैकेट के अंदर वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 आइटा। तो इसको आपने मानक रूप में बदलना है। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। धन्यवाद।